कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। साइबर क्राइम को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस सख्त। प्रदेश में खुलेंगे 2 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को भेजा प्रस्ताव। एसएसपी अजय सिंह ने की अपराधों की समीक्षा। एसएसपी ने थानाध्यक्षों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, अपराधों के नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। रुड़की क्षेत्र के टोड़ा खड़का गांव में अवैध खनन का खेल जारी। रात के 8 बजे ही खनन माफिया हो जाते हैं सक्रिय। और ऋषिकेश में अवैध निर्माणकर्ता एमडीडी के मानकों का कर रहे उल्लंघन। अधिकारियों की निष्क्रियता से अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। कल से शुरू होगा उत्तराखंड देहरादून में उत्तराखंड का विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। इस वर्ष का होगा पहला सत्र। पहले दिन विधानसभा में राज्यपाल का होगा अभिभाषण। दूसरे दिन होगी चर्चा। राज्यपाल अभिभाषण के बाद होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में विधायकों से उपस्थित रहने का किया आग्रह। बैठक में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री का मार्गदर्शन होगा प्राप्त। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय करेंगे कि बजट किस दिन होगा पेश। में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, क्योंकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा और दूसरे दिन फिर उस पर चर्चा होगी। हालांकि ये सब बातें कार्य मंत्रणा समिति में बैठ के तय होती हैं, लेकिन एक परंपरानुसार मैंने आपको ये बताया। और बजट किस दिन पेश होगा ये भी हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही तय करते हैं। लेकिन जो परंपरा रही है कि ये इस पहले दिन अभिभाषण, फिर उस पर चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय होगा उसमें फिर हम बजट इस वर्ष का कर सकते हैं। सीएम धामी ने देहरादून में नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में की शिरकत। कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यशाला में उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र तथा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी अल्मोड़ा के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जहां एक ओर भारतीय हिमालय क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी नई नई कार्य योजनाएं भी तैयार की जा सकेंगी। मैं इस अति महत्वपूर्ण कार्यशाला को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए नीति आयोग को, आदरणीय सुमन बेरी जी को और विशेष रूप से आए हुए सभी हमारे विद्वान जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों एवं विभिन्न जल धाराओं से परिपूर्ण राज्य है। और सच में अभी सतपाल महाराज जी कह रहे थे, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो नौले हैं, धारे हैं, जहां भी जल स्रोत हैं, उनको पूजने की हमारे यहाँ पद्धति रही है, हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में
प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयासों को देखते हुए नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसके इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का एक वाटर टावर भी है। हमारे यहां लगभग 1000 ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। हमारे यहां से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी सदा निरा नदियां संपूर्ण भारत और देश के खाद्य व आजीविका उसका प्रमुख आधार है, जो सभी को जल और जीवन दोनों ही देने का प्रदान करने का काम करती है। इसके साथ ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नौले, धारे तथा छोटी छोटी नदियां पीने के पानी तथा अन्य घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करती है। परंतु वर्तमान में इनमें से कई नदियां और इनके स्रोत अभी उनको गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है।
अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूंकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का सीसीपीएस है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जी, एक थाने का स्टैंडर्ड नियंत्रण होता है, तो थाने खुलेंगे तो मैन पावर भी साथ में। तो वहीं देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने अपराधों की समीक्षा की है, और इसके साथ एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों के कसे पेंच लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों को एसएसपी की 2 टूक अपराधों के पंजीकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार, फरियादियों को अनावश्यक रूप से ना लगाने पड़े चक्कर, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली एजेंसियों पर करे सख्त कार्रवाई, अज्ञात शवों की शिनाख्त और बरामद वाहनों के मिलान के लिए एसओपी करे तैयार, एसओपी के अनुसार ही करे कार्रवाई, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालित पोर्टलों पर सूचनाओं को नियमित करें अपडेट, गोकशी और गो तस्करी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करे कठोर कार्रवाई, आरोपियों की अवैध संपत्ति को करे जब्त, थानों में लंबित पड़े मामलों की करें समीक्षा, रात्रि में नियमित रूप से करें गश्त और चेकिंग, अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों पर करें कार्रवाई, अवैध संपत्ति का भी करें चिन्हीकरण। तो वहीं थाना पिरानकलियर क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर द्वारा साबरी बाग के पास से सट्टे की खाई बाड़ी के संबंध में सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए एक युवक को सट्टा, पर्चा, डायरी, पेन और नकदी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिस संबंध में थाना पिरानकलियर में जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर युवक को जेल भेजा। पूछताछ में युवक ने अपने आप को उत्तर प्रदेश संभल का मूल निवासी बताया है। पुलिस टीम द्वारा युवक के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। रुड़की थाना क्षेत्र के गांव टोडा खटका में प्रशासन की नाक के नीचे लगातार अवैध खनन का खेल जारी है। रात के 8 बजते ही खनन माफिया दर्जनों डंपर और जेसीबी लेकर सक्रिय हो जाते हैं और सुबह 5 बजे तक खनन लगातार जारी रहता है। खनन माफियाओं ने कई फुट गहरे गड्ढे पर कर डाले हैं, पर खनन माफिया बेखौफ होकर खनन को अंजाम दे रहे हैं। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। जो मेरे संज्ञान में आया है और मेरे द्वारा अपर तहसीलदार और संबंधित कानूनगो और पटवारी को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाके जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे, पैमाइश करेंगे और जो भी दोषी हैं आसपास में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए डीएमओ को लेटर भी प्रेषित किया जाएगा। और इसके साथ साथ डीएमओ से मेरी टेलीफोन पे दूरभाष पे वार्ता भी हुई है और मैंने उन्हें भी निर्देशित किया कि मौके पे एक बार जो है विजिट करके एक बार स्थलीय निरीक्षण करें। तो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर रुड़की में लगातार अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है और बेखौफ होकर यहां पर अपराधी खनन की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देर रात से ये अवैध खनन का खेल जारी होता है जो सुबह तक इसी तरह से जारी रहता है और इसकी सूचना भी प्रशासन को दी जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार जिस तरह से अवैध खनन को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ये खनन करने वाले माफिया है, पुलिस का इनमें जरा भी खौफ नहीं रहा। जी संदीप जी, बिल्कुल
मैं आपको बता दूं, इस समय क्षेत्र में, जनपद में खनन माफियाओं का जो है इस समय आतंक है। खनन माफिया जो है इस समय बेरोक-टोक अपनी मर्जी से शाम होते ही जेसीबी बड़े डंपरों को लेकर खनन करने निकल जाते हैं। संदीप जी, आपको बता दूं, इस समय जो खनन माफिया है वो बेरोक-टोक काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें सेटिंग का भी बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। जी संदीप जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी, इस मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा से हमने बात की थी, साधना प्लस की टीम ने। उन्होंने फिलहाल आश्वासन दिया है कि ये जो मामला उनके संज्ञान में आया है इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर के वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद कहीं ना कहीं ये जो है नीचे स्तर पर कहीं सेटिंग की वजह से और पैसों का जो बड़ा है इस वजह से ये काम पर पूरा लगाम नहीं लग पा रही है और आज दिन कहीं ना कहीं विजुअल जो है वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा घटना में 5-6 फुट गहरा जो है मतलब क्षेत्र पूर दिया गया, मतलब बड़े पैमाने पर वहां से खनन किया गया है। प्रदीप, अगर अवैध खनन को लेकर बात करें तो क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत की भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है? जी रणदीप जी, देखिए लोग जो है, लोगों से जो हमने बात की, लोगों ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं जो है सेटिंग के बिना तो ये सांठ-गांठ के बिना तो इस तरीके से जो खनन है माफिया इसमें मतलब नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं विभाग से, खनन विभाग से कुछ लोगों की सेटिंग होने की संभावनाएं जो है रुचि के लोगों ने जताई है। और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इन अवैध खनन माफियाओं ने वारदात को जो है अंजाम दे चुके हैं? लगभग मैं आपको बता दूं, रुड़की क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, खनन माफिया जो है वो ऐसी जगह को चिन्हित करते हैं जो जहां से ये खनन जो है करके और आसानी से उसका आयात निर्यात कर दे। आपको बता दूं, खनन के वाहनों से रुड़की क्षेत्र के अंदर लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भी काफी बड़ी है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनपद देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में बनी एक मस्जिद में अवैध रूप से लाउड स्पीकर बजते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को उतरवा दिया है और मस्जिद संचालक पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। रानी पोखरी के थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत बनी एक मस्जिद की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान मस्जिद में अवैध रूप से लाउड स्पीकर बजाते हुए मिली, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवा दिए और अपने कब्जे में ले लिए। मस्जिद के प्रबंधक फुरकान पर अवैध रूप से लाउड स्पीकर बजाने के आरोप में पुलिस ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। तो वहीं ऋषिकेश में अवैध निर्माणकर्ता एमडीडीए के मानकों का लगातार यहां पर उल्लंघन करते दिख रहे हैं। अवैध निर्माणकर्ताओं में एमडीडीए का नहीं है भय, अधिकारियों की निष्क्रियता से अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद। ऋषिकेश के गंगानगर गणेश विहार गली नंबर 6 में नियमों को ताक पर रखकर कर रहे हैं अवैध निर्माण। गणेश विहार में पंकज और अंकित के अवैध निर्माण पर मिला नोटिस। अवैध निर्माण पर आसपास के निवासी लगातार एमडीडीए में कर रहे हैं शिकायत। अवैध निर्माण की सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज। अवैध निर्माण पर वीसी तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्णिया के कड़े निर्देश। नोटिस के बाद सहायक अभियंता शशांक से बड़ी कार्रवाई का इंतजार। अवैध निर्माण पर शिकायतों को लेकर सहायक अभियंता शशांक पर का चढ़ा पारा। अवैध निर्माण पर जल्द होगी सीली की कार्रवाई। क्या सहायक अभियंता शशांक इस अवैध निर्माण पर करेंगे कार्रवाई या फिर होगी खानापूर्ति? अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न होने से एमडीडीए के अस्तित्व पर उठ रहे सवालिया निशान। एमडीडीए को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अवैध निर्माणों पर चलाना होगा पीला पंजा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, हम लगातार देख रहे हैं कि अवैध निर्माणकर्ता जो है वो एमडीडीए के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे, जबकि यह भी देखा जाता है कि लगातार प्रशासन कार्रवाई करता है। बिल्कुल सही कहें, लगातार हम देखते रहते हैं कहीं ना कहीं इतना हौसला बुलंद है अवैध निर्माणों का। और यही हम बात करें लगातार गंगानगर गणेश विहार की भी हम आज बात कर रहे हैं, जहां पर अंकित और पंकज नाम बताए जा रहे हैं जिनके नाम नोटिस भी कर दिया और वहां के लोग लगातार उनके खिलाफ एमडीडीए में शिकायत भी कर रहे हैं। और
अवैध निर्माण जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बताया जा रहा है कि नक्शा भी ढंग से तरीके से पास नहीं है और उसके बाद फ्लैट बनाए जा रहे हैं। और लगातार हम एक जनहित में लोगों को बताते रहते हैं कि जो भी ये फ्लैट खरीदे पहले पता करें नक्शा पास है नहीं है या किस तरह के फ्लैट्स बनाए गए हैं, क्या चीज पूरी जानकारी है। और अभी जब देखा था कि एमडीडी भी हरकत में आया था, कुछ बिल्डिंगें सील भी गई थी और उसके बाद रजिस्ट्रार कार्यालय को भी उन्होंने लिख के दिया था कि जो बिल्डिंगें सील हो गई हैं उनका रजिस्ट्री नहीं की जाए ताकि ऐसे अवैध फ्लैट रुक सके। और वही स्थिति देख रहे हैं कि अब गंगा विहार की गणेश विहार गली नंबर 6 में दिखाई दे रही है और जिसकी लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं एमडीडीए में, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं। और लगातार वीसी और जो सचिव है एमडीडीए के वो लगातार कड़ा निर्देश रहता है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई कर जाए। जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, राजस्व को प्रदान कर रहे हैं एमडीडीए का राजस्व, ऐसे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। वहीं अब शशांक का यही कहना है कि नोटिस तो काट दिया गया है लेकिन अब इस पे सीलिंग की कार्रवाई शुरू होगी। कहीं चुनाव आ गए थे उसके बीच में कारण जो नगर निकाय के चुनाव थे वो नहीं हो पाई है, लेकिन अब बड़े स्तर पर अब सीलिंग की कार्रवाई होगी और ऐसे निर्माणों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां होंगी। जो वरिष्ठ अधिकारियों का जो आदेश है कि अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तो उसके अनुसार अब कार्रवाई की जाएगी। तो यही कहना शशांक का है। तो अब यही देखना है कि कब ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होगी और लोग कैसे अवैध निर्माणों नहीं करेंगे और जिससे जो एमडीडी का राजस्व है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे लगातार एमडीडी विकास क्षेत्र के कार्य करता रहता है। अब यही देखना, शशांक का कहना है कि बहुत जल्दी सीलिंग की कार्रवाई होगी। अब ये देखना है कितने दिनों बाद ये कार्रवाई होती है और क्या मैसेज और अवैध निर्माणों पर जाता है कि अगर जो अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ एमडीडी सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन कमल, जिस तरह से अवैध निर्माण लगातार खबरों में बने रहते हैं, क्या लगता है कि जो विभागीय अधिकारी या कुछ कर्मचारी उनकी मिलीभगत से इन अवैध निर्माणकर्ताओं को शय मिलती है? बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर होती हैं क्योंकि जिस हिसाब से आसपास के लोग वहां शिकायत कर रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत है और भी लगातार आवाज उठ रही है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं ना कहीं एमडीडीए के अधिकारी हों या दूसरे कहीं अन्य लोग हों, कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव जरूर रहता है जिसके कारण ये चीजें होती हैं। ये नहीं देखते कि कितना विभाग अगर ये सही नक्शे पास होंगे, सही मानचित्र होंगे तो लोग खरीदेंगे, उनको भी सही चीज मिल पाएंगे और साथ ही एमडीडीए जो विभाग है उसको भी राजस्व मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें निकलती है कि सेटिंग गेटिंग के खेल में ये चीजें अवैध निर्माण होते रहते हैं। और वही हम लोगों को, उपभोक्ताओं को जनहित में कहते हैं कि आप जब भी फ्लैट्स खरीदे, क्योंकि कई बार लोग धोखा खा चुके हैं, एमडीडीए का नक्शा पास जरूर देखें कि एमडीडीए द्वारा नक्शा पास हुआ नहीं हुआ, अपना कोई नक्शे की उनकी वैल्यू नहीं है जो मानचित्र भी होता है, लेकिन जो एमडीडीए सर्किट मानचित्र वो जरूर देखना चाहिए, अभी आपके लिए आगे हित में होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर आप अधूरे कागज और बिना नक्शे के मानचित्र या फ्लैट खरीदे, लेकिन कि आदमी एक ही बार अपना घर बना सकता है, अगर आप बिना चित्र के आपने फ्लैट खरीद लिया और कहीं बहुत बड़ी बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े तो उपभोक्ता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी जनहित में हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं। पर कमल, जिस तरह से एमडीडी लगातार ये दावा करता है कि अवैध निर्माण नहीं करवाने देंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ भी देखते हैं कि अवैध निर्माण की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये एमडीडी की कार्यशैली पर भी तो सवाल उठता दिखता है। क्या अधिकारी और कर्मचारी को नहीं समझना चाहिए कि जो एमडीडीए है उसकी प्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं? बिल्कुल उठते हैं, लगातार ये चीजें उठती है और हम देखते भी रहते हैं। मैंने कहा ना कहीं ये चीज जो होती है सेटिंग गेटिंग है, खेल जरूर उभर के निकल के आता है और ये कहीं से आपस में सामंजस्य विभाग है इनके बीच में होता है जो इस प्रकार के निर्माण होते हैं। पर जब ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ना कि आप जो लोग कर रहे हैं सेटिंग गेटिंग से कर रहे हैं, लेकिन जब वो निर्माण काफी हद तक पूरा होने वाला होता है, फिर शिकायतें इतनी ज्यादा होती हैं तो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग सेटिंग गेटिंग खेल में अवैध निर्माण कर रहे हैं उनका वहां सेटिंग गेटिंग में अपना नुकसान भी हो जाता है और उधर जो निर्माण चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। अब यही हम देख रहे हैं कि 6 नंबर गली में जो अवैध निर्माण चल रहा है, अब जब ज्यादा निर्माण होगा, लोगों की शिकायतें ज्यादा हो गई हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यही देखना है, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि वो सीलिंग की कार्रवाई करेंगे, कितने दिन बाद होती है, क्या होती है, ये जरूर देखना होगा, जिसका हमें इंतजार भी है। कमल, क्या लगता है जो कार्रवाई होने वाली है वो सिर्फ सीलिंग और जुर्माने तक ही सीमित रह जाएगी या फिर प्रशासन पीला पंजाबी अवैध निर्माणों पर चला सकता है? हाँ बिल्कुल, जब ऐसी स्थितियां होती नहीं है, पहले जो प्रोसीजर होता है नोटिस दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपके जो मानचित्र आपने कितना संस्कृत कराया, क्या उस पर फिर तारीखें चलती हैं और उसके बाद फिर सीलिंग की कार्रवाई। अगर सीलिंग की कार्रवाई के बाद
फिर उस पे अगर कुछ करता है तो अन्य कार्रवाई आगे बढ़ती हैं। पर जो स्टार्टिंग होती है नोटिस के बाद सीलिंग कार्रवाई होती है, जिससे कहीं ना कहीं उस उपभोग जो निर्माण कार्य कर रहा होता है उसको एक बहुत बड़ा डर लगता है और निर्माण कार्य भी रुकता है। तो उससे जो चीजें बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, कई चीजें बना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावट आती है। तो इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। लेकिन मैंने कहा निकाय चुनाव आ गए थे, उसके कारण कहीं ना कहीं ये चीजें ढीली रही। लेकिन अब निकाय चुनाव खत्म हो गए हैं। वहीं जो सहायक अभियंता शशांक का कहना है कि ये कार्रवाई फिर तेजी शुरू होंगी और इस जो अवैध निर्माण है इस पर बहुत ही जल्दी सीलिंग की कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।